पुलिस ने कितने जुर्म प्रिवेंट किए, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास हो नहीं सकता, लेकिन कितना जुर्म कमिट हो गया उस पर लोगों की। लेकिन एक और बात देखी जाती है, पुलिस जो सर्विसेज हैं उसमें करप्शन बहुत है। बदला लेना था इसलिए पुलिस में आए आप। नहीं, जीवन में ऐसा नहीं कि पुलिस में ही संघर्ष है। इस तरह के लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है और कैसे रीड करते हैं आप? चौराहे पर मर्डर हो, बावजूद भी गवाह एक नहीं भी करते। गवाही नहीं। छोटी बात पर चाकू चला देने की, पुलिस के पास जो आता है वो एक फरियादी है। बॉम्ब डिस्पोजल करते हुए उसका पैर पड़ गया आईडी में ब्लास्ट हो गया। जो आईडी नहीं निकाल पाएगा तो तुम लोगों को खतरा हो। तो ये जो टीम स्पिरिट है, नस्लवादी विचारधारा की लड़ाई है। बस्तर में असमानता शून्य है। उनको ये पता भी नहीं कि सामंतवाद क्या होता है, गोली कैसे चलाना है, कब चलाना है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कई बार ये चीज़ें होती हैं या सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट में ही ये इनकाउंटर होते हैं? और बहुत बड़ा प्रश्न है इसमें। महिला थाना क्या सक्सेस रेट है? आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल है या और कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? आप पुलिस में क्या बदलाव करना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये कमी है पुलिस की? अगर हमने इस जनरेशन को ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस बनने वाली है। आज यूजिट के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने वाले हैं जिनके एक फैसले का असर लाखों लोगों की सुरक्षा पर पड़ता है, लेकिन वर्दी, पद और जिम्मेदारियों के पीछे वो भी एक इंसान है। आइए आज जानेंगे उनके अपने डर, सपने, जिम्मेदारियां और सीख। सो लेट्स वेलकम छत्तीसगढ़ के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम जी। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। थैंक यू कीर्ति। आप छत्तीसगढ़ के पुलिस के सबसे बड़े मुखिया हैं। अब ये कहा जाए कि एकदम टॉप मोस्ट अगर पुलिस की बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो। और अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में यूजुअली होता है कि एक नवयुवक होता है, वो गांव से आता है, वो किसान परिवार से होता है और उसके ऊपर जुल्म होते हैं तो वो बदला लेने के लिए ठानता है कि वो पुलिस ज्वाइन कर ले। और आपकी पृष्ठभूमि भी ऐसी आती है कि आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आते हैं, आप किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये क्या बदला लेना था इसलिए पुलिस में आए आप? नहीं, बदला जैसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, मेरी पृष्ठभूमि गांव की है, किसान पेशे की है। इस कारण से भूमि और गांव में विभिन्न प्रकार के विवादों से रिश्ता रहा है मेरा भी, और मुकदमे भी हुए हैं। लेकिन जब मैं पढ़ने लिखने के लिए बाहर चला गया तो ये सारी बातें पीछे छूट गई। और पुलिस ज्वाइन करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। असलियत ये है कि मैंने अपने यूपीएससी चॉइस में पुलिस भरा ही नहीं था। ओह! फिर? ये संयोग है कि पुलिस सबसे अंतिम चॉइस थी। मेरे ग्रुप बी की कस्टम्स अप्रेजर की भी नीचे में पुलिस भरा था। ओह! और उसका कारण ये था कि जब मेरा मेडिकल हो रहा था तो डॉक्टर ने बोला, जब चॉइस भरते हैं उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के नेक्स्ट डे मेडिकल होता है। तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब मेज़रमेंट कर रहा था तो उसने बोला कि आपका हाइट 0.02 कम है। तो मैंने कहा 5 सेंटीमीटर कम लिख दो। अच्छा, कि बिल्कुल हो ही ना, जाए ही ना। मैंने कहा मैंने पुलिस भरा ही नहीं है, इसलिए मुझे पुलिस सर्विस नहीं चाहिए। तो तो फिर कैसे ये शुरू यू-टर्न से आया? बहुत ज़्यादा पुलिस का चाव नहीं था। पुलिस को मैंने पहली बार देखा मंडल कमीशन के दौरान। मंडल कमीशन का एजिटेशन हो रहा था, मैं दिल्ली में था उस समय, और कई बार पुलिस ब्रूटैलिटीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा। यहाँ तक कि मेरे गांव के भी कई प्रसंग हैं जिसमें पुलिस थानों से मेरा संबंध हुआ, और हर जगह पुलिस का चेहरा हमेशा वही रहा कि जो कोई सिफारिश वाला नहीं है, किसी को पैसे देने की काबिलियत नहीं है अगर उसमें, तो उसकी सुनवाई अभी भी लगभग जो मैंने उस 30 साल 32 साल पहले देखा था, आज भी वही परिस्थिति है। तो वो उस समय भी वही था, और उस कारण से पुलिस ज्वाइन करने का, बदला लेने का कोई चाव नहीं था। एक बार जब ये चॉइस मिली कि हमको पुलिस मिल सकता है, तो फिर मैंने अपने घर वालों से जब बात किया तो कस्टम्स और इनकम टैक्स मेरी चॉइस थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रेस्टीज की सर्विस है और इसमें सेवा भी है। लेकिन हमने आपके बारे में ये भी बात सुनी है कि आप अपने फैसले बचपन से खुद लेते आए हैं।
आप बहुत क्लियर रहे हैं, क्लैरिटी आपके अंदर बहुत थी कि आपको क्या करना है, आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत क्लैरिटी के साथ है। तो ये कैसे आया? तो ये तो सलाह थी गांव वालों की, लेकिन मेरा अपना जो आईपीएस ज्वाइन करने का जो पॉइंट था वो ये था कि मैं हमेशा थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का आदमी था। हुँ, हुँ, तो मुझे लगा कि अब जो पार्ट मेरी पर्सनालिटी का बचा है उसके लिए ये सर्विस बहुत मुफीद है। हुँ, और इस बहाने कम से कम गोली चलाना, गाड़ी चलाना और एक दुनिया से मिलना, लोगों से मिलना हुँ, और एडवेंचरस काम करना, ये मुझे मिलेगा। इस कारण से मैंने उसको ज्वाइन किया। जब ट्रेनिंग होती है आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है, आई थिंक ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, आप फर्स्ट अटेम्प्ट आप नहीं किए, तो उस वक्त आपको क्या लगा? मतलब पहली चीज़ तो ये कि जो जज्बा आपने वापस से एक बार दोबारा से आप हार ना मानकर फिर से तैयारी की, तो ये जो जज्बा होता है ये आपके पुलिस का जो करियर रहा है उसमें भी काम आया? नहीं, नहीं, सब जीवन में ऐसा नहीं कि पुलिस में ही संघर्ष है। जितनी सर्विसेज है सभी में है, लेकिन पुलिस का संघर्ष थोड़ा जब सर्विस ज्वाइन करने से पहले पता नहीं था। वो जब ज्वाइन करने के बाद पता चला कि जब तक बैच में हो तब तक आपकी हर चीज़ कंडक्टेड है। ट्रेनिंग में कहाँ फॉल इन होना है, कहाँ जाना है और गोली कैसे चलाना है तो वो भी उस्ताद कोई गाइड करने वाला है। कब चलाना है, कब किस क्लास में बैठना है। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं और अपने पे हो जाते हैं, पहली बार एसएचओ बनते हैं थाना प्रभारी के बतौर, उस समय बड़े बड़े निर्णय खुद करने पड़ते हैं और उन निर्णयों में फिर आपके पूरी जीवन की जो स्टडी है, जो अनुभव है, जो भी आपने सीखा है वो सब कुछ काम आता है। तो ट्रेनिंग कैसे होती है? क्या-क्या सिखाया जाता है जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है? फिज़िकली, मेंटली हमने सुना है इतना कि फिज़िकल, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। नहीं, आईपीएस की ट्रेनिंग फिज़िकली उतनी चैलेंजिंग नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी बहुत बैलेंस ट्रेनिंग होती है। उसमें इंडोर आउटडोर दोनों के इनपुट दिए जाते हैं। तो सेकंड फेज़ जो होता है उसमें मैनेजरियल ट्रेनिंग्स होती हैं ज़्यादा, साइकोलॉजी, कैसे ह्यूमन बिहेवियर को देखना है। प्लस फर्स्ट फेज़ में स्किल ट्रेनिंग होती है। स्किल ट्रेनिंग में आपको गाड़ी चलाना, फायरिंग, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट और इसके अलावा कानूनों की ट्रेनिंग और एफएसएल, फॉरेंसिक्स, ये सारी सिखाई जाती है। आपने कहा कि साइकोलॉजी भी सिखाई जाती है और आई थिंक आपको 30 साल आपके करियर को हो गए होंगे शायद, अगर इफ़ आई एम ज़्यादा नॉट मिस्टेकन, ज़्यादा हो गए हैं। सो आप इसी तरह के लोगों से मिलते हैं जिसने कोई मर्डर किया है, चोरी किया है, गुनाह किया है। तो क्या साइकोलॉजी समझ में आती है आपको कि इस तरह के लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है और कैसे रीड करते हैं आप लोग उसको? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं लगभग 34 साल सेवा के हो रहे हैं मेरे, और अच्छा ये है कि मुझे शौक़ रहा है तो मैं इसलिए क्राइम पर बहुत बारीक नज़र रखता रहा हूँ। मेरे प्रोबेशन टाइम में ही कुछ ऐसे बड़े केसेस हुए थे और ऐसी घटनाएं हुई थी जिनका मेरे मन पर बहुत गहरा असर था। जैसे? न्याय दिलाने के लिए आपको कितना खुद संघर्ष करना पड़ता है। जबलपुर में मैं एएसपी था और उस दौरान एक केस मैंने हैंडल किया था जिसमें एक बच्ची थी 13 साल की, उसके साथ एक रेप हुआ था और रेप केस को उसके परिवार, उसके गांव और उसके समाज ने मिल करके दबा दिया था। और मुझे मालूम था कि रेप और उसके साथ सुसाइड कर लिया था उसने। तो अब कोई बोलने वाला नहीं 13 था, साल की कोई बच्ची। एविडेंस नहीं था 13 साल की बच्ची। और जब मैं घटनास्थल गया था तो चूल्हे पर एक बटलोई रख दिया गया, उसमें चाय की पत्ती डाल दी गई थी और ये उसके माँ बाप ने ही ये मुझे बताया था कि वो उसको एक्सीडेंटली आग लग गई और वो जलने से मर गई। लेकिन मैं उससे सहमत नहीं था चूँकि घटनास्थल अलग बता रहा था। तो उस केस को मैंने बहुत इमोशनली जुड़ करके बहुत दिन तक खोजता रहा। फिर मुझे एक अननोन चिट्ठी मिली, किसी गुमनाम किसी ने लिखी थी और उसमें उस पूरी घटना का विवरण था जिसके जैसे उसकी मृत्यु हुई थी। तो उस बात को फिर उसके एविडेंस जुटाने के लिए मैं लगभग 15-20 दिन तक लगातार रात में जागता रहा, रेड करता रहा, जो सस्पेक्ट्स थे उनको पकड़ने की कोशिश करता रहा। तो अंत में इस पूरे केस की तफ्तीश में मुझे ये लगा कि पुलिस की सर्विस ऐसी है कि अगर आप इमोशनली उससे जुड़ जाएंगे तो आप ड्रेन आउट हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि थोड़ी तटस्थता आपको रखनी पड़ेगी और उसको प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत केसेस हुए, बट वो जो
तटस्थता चाहिए वो मेरे में अभी भी नहीं है अभी। अभी भी आप इमोशनली जुड़ जाते हैं क्योंकि ह्यूमैनिटी है ये। Yes. क्योंकि वही जैसे साइकोलॉजी की बात हुई जो आपने कहा कि आपने साइकोलॉजी पढ़ी और जो ये गुंडे बदमाश होते हैं या मर्डरर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी जो होती है, तो वही सेम चीज़ मुझे लगता है कि इंसान की भी साइकोलॉजी होती है। बिल्कुल, आप एक घटना वो है और जो कि डिटेक्ट करना पॉसिबल था, एक घटना अभी मेरे इस कार्यकाल के दौरान अभी थोड़े दिन पहले हुई है, जिसका मनोविज्ञान समझना बिल्कुल मेरी समझ से परे है, और इसलिए मैंने बहुत कोशिश की कि किसी एक्सपर्ट ग्रुप को एंगेज किया जाए कि वर्तमान में जो मोटिवलेस क्राइम हो रहा है, ओके। कोई मोटिव नहीं है, बिना किसी मोटिव के अनजान आदमी को चाकुओं से मार देना और उसके बाद मारने पर कोई पश्चाताप नहीं, विक्ट्री साइन बनाना, इस तरह की भी घटनाएं ध्यान में आई हैं। तो क्या वही मेरा सवाल था कि क्या आपको लगता है इन लोगों की, जब आप इन लोगों से मिलते हैं या आप इन लोगों को इंट्रोगेट करते हैं, तो क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक मुजरिम हो सकता है एक्चुअल? क्योंकि कई बार बेगुनाह लोग भी केसेस में फंसते हैं। नहीं, ये कमिश्नरेट रायपुर में ही कुछ डेटा मैंने निकाला था, इसमें ही चाकूबाजी के जो केसेस हो रहे हैं उसमें माइनर बच्चे इन्वॉल्व हैं, जो कि अभी मेजर भी नहीं हुए, 14 साल 15 साल, और इन बच्चों में बहुत छोटी बात पर चाकू चला देने की टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। तो एक उसका फैक्टर जो समझ में आया कि नशाखोरी एक बड़ा कारण है। छोटे बच्चे, फैमिली का केयर, फैमिली का अटेंशन उनसे दूर हुआ, शिक्षा भी ड्रॉप आउट से उसके स्कूल में कुछ काम नहीं है, तो बेकारी में यहाँ वहाँ घूमते हुए नशाखोरी में लिप्त होते हैं। और फिर दूसरा, एक्सेस टू अनकंट्रोल्ड मीडिया स्टफ जो उनको मिल रहा है, उससे वो फ़र्क नहीं कर पाते कि क्या उनके लिए बेहतर है और क्या ये बड़ों के लिए है। तो इस प्रकार का स्टफ़ का एक्सपोज़र भी एक बड़ा फैक्टर है जो उनके दिमाग पर काम करता है। तो अभी समाज को बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की आवश्यकता है कि छोटे बच्चों का मनोविज्ञान, उनका केयर, इसलिए फैमिली और सोसाइटी और शिक्षा, तीनों चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। फैमिली, आप जैसा जानती हैं कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ज़्यादातर फैमिलीज ब्रेक हो गई, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों वर्किंग हैं, बच्चा अनअटेंडेड है और वो अपने पीयर ग्रुप में जाता है, किस प्रकार की चीज़ों से एक्सपोज होता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मॉडर्न सोसाइटी की, और उसमें अगर हमने इस जनरेशन को ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस बनने वाली है। और ये केवल गरीब परिवारों में हो, साधन विहीन परिवारों में ऐसा नहीं है, इस प्रकार का मनोविज्ञान इवन पढ़े लिखे और बहुत संपन्न परिवारों में भी हो रहा है। तो ये एक तरीके से पुलिस के लिए दोहरा चैलेंज है कि आप जो क्राइम हो रहा है वहाँ तो ठीक है, बट ये जो मोटिवलेस आप कह रहे हैं या साइकोलॉजिकल बेस्ड जो क्राइम्स हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अगर एक आम इंसान पुलिस के पूरे सिस्टम को समझना चाहे, बिकॉज आपने भी ये बताया कि जब आप छोटे थे तब आपके इम्प्रेशंस ऐसे बने हैं पुलिस के लिए कि बहुत ब्रूटल होते हैं और सही निर्णय नहीं देते या न्याय नहीं देते हैं, जबकि पुलिस इसी के लिए बनी है। तो एक कॉमन मैन अगर समझना चाहे तो पुलिस का एक सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है वो? बिल्कुल आसान है इसको समझना। और जैसे समाज जब पैदा हुआ तो समाज संगठित हुआ गांव के रूप में, सोसाइटी के रूप में, और संगठित हुआ तो उन्होंने डिवीज़न ऑफ वर्क कर लिया। कुछ जो एबल बॉडीड लोग थे उनको रक्षा का काम दे दिया कि तुम खतरों से बचाना, कुछ को काम दे दिया कि तुम थोड़ा शोध परख हो जाओ, तुम थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो, कुछ को एक्सचेंज, विनिमय, चीज़ों के जुटाने का काम दे दिया। तो उसके चलते जो समाज बना उसमें रक्षा का कार्य जो है और रक्षा के आधार पर दंड देने का कार्य और न्याय का कार्य, इसके लिए जो एक विंग बनी, धीरे 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 वो स्पेशलाइज होती गई और उसमें फिर जेल अलग हो गई, न्यायपालिका अलग हो गई, FSL, फोरेंसिक साइंसेज, ये सब अलग होती गई, स्पेशलाइज्ड विंग्स होती गई। बट मूल धारणा ये है कि ये वो विंग है स्टेट की या किसी सोसाइटी की जो स्ट्रांग आर्म वेयर करती है, द मजबूत भुजा है राज्य की, जो कि रक्षा करने का काम करती है और न्याय देने का काम करती है। तो इसलिए
पुलिस का जो फंक्शन अगर किसी को समझना है तो उसे दोनों एजेंसी के तौर पर समझना पड़ेगा। प्रायः हम ये भूल जाते हैं कि ये न्याय देने की पहली इकाई है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करेगी तो न्यायपालिका तक केस नहीं पहुंचेगा। इसलिए आवश्यक ये है कि उसे न्याय की इकाई के तौर पर मान्यता दी जाए और उसको ये माना जाए कि इसमें जो लोग हैं इनकी न्याय बुद्धि या इनकी न्याय प्रियता समाज के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार हमने देखा कि हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि सिर्फ सुरक्षा का काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। फौज हो सकता है इसके लिए हो, सीआरपीएफ या बाकी सीएपीएफ इसके लिए हो, लेकिन पुलिस जो स्टेट की होती है, जो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स है, उसका मूलभूत काम जो है वो अपराधों का दर्ज करना, उनकी तफ्तीश करना और उनको अदालत तक ले जाना। आप जब एसपीज रहे, आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोस्टिंग्स रही, तो इनोवेटिव और क्रिएटिव काम भी किए। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तब आप जब भोपाल में पोस्टेड थे तब आपने ट्रैफिक पर काफ़ी काम किया था, और बिलासपुर में आपने आई थिंक एक चीता स्क्वाड, जिसको कि हम 112 आज सर्विस बोलते हैं, आपने तब उसको शुरू किया था। तो अब आपको क्या लगता है कि अब आप छत्तीसगढ़ के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं पुलिस के, किस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ आप अब इम्प्लीमेंट करेंगे छत्तीसगढ़ में, जिससे छत्तीसगढ़ की ट्रैफिक की समस्या अगर हम कहें या साइबर क्राइम की समस्या कहें, और भी एक समाज को जो शांतिपूर्ण बनाने के लिए जो ज़रूरी है, ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे? पुलिसिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और उसकी इतनी ज़्यादा विंग्स हो गई हैं, और अच्छा ये है कि उसमें बहुत शोध हो चुका है। बहुत ज़्यादा इनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। जो व्यवस्था अब तक सुस्थिर रूप में तय की गई है, हमारे लोग उसको उसकी स्पिरिट में लागू करें अगर, तो बहुत अच्छी पुलिस हो सकती है। विकृति कहाँ आती है? आप देखिए, पुलिस के 3 प्रमुख अंग हैं। अगर उनमें से एक भी अंग गड़बड़ होगा तो पुलिस काम नहीं कर पाए। पुलिस के पास जो आता है वो एक फरियादी होता है। फरियादी के पास में जब घटना का विवरण होता है, साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी घटना की पुष्टि करते हैं, माने गवाही देते हैं। और एक तीसरी एजेंसी है जो इन सब को देख करके फिर उस पर दंड का आदेश दे, न्यायपालिका। तो अब पुलिस में आप देखिए डिस्टर्बेंस कहाँ हुआ है? समाज की जो भागीदारी होना चाहिए पुलिस के साथ। जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई चौराहे पर मर्डर हो जाता है, लेकिन चौराहे पर मर्डर होने के बावजूद भी एक भी गवाही नहीं मिलता। और आपको एक बहुत ताज्जुब की बात बता रहा हूँ, जितना जुआ, सट्टा या नारकोटिक्स की कार्रवाई हो रही है, उस पर साक्षी मिलना बहुत मुश्किल बात है। तो पॉकेट विटनेस पुलिस बनाती। पुलिस के लिए मजबूरी है कि कुछ जो नॉन उसके लोग हैं, जो जिन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता है या डेस्टिट्यूट हैं या किसी वजह से किसी क्राइम में भी लिप्त हैं, उसको गवाही बना करके अदालत में पेश किया जाए। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका कारण आपको ये नहीं लगता कि पुलिस के प्रति लोगों की उतनी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है पुलिस पर? और अक्सर एक आम घरों में ये सुनने को मिलता है कि अरे पुलिस के झंझट में मत उलझो, दूर रहो। तो ये जो धारणा है, ये पुलिस के लिए क्यों बनी हुई है? मुझे लगता है ये धारणा जब तक नहीं टूटेगी तब तक आम आदमी खुल करके अपनी भागीदारी नहीं दिखा पाएगा। ऐसा आपको लगता है? पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो फ्रंट है वो पुलिस है। तो अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जेल में किसी के साथ कोई अत्याचार होता है या जाति होती है या उसको कष्ट होता है या कोर्ट कचहरी के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो ये सारा का ब्रंट जो है वो पुलिस पर आता है। इसलिए लोग पुलिस के साथ एसोसिएट नहीं करते। पुलिस के न्याय प्रणाली के साथ में लोगों का एसोसिएट न करना और सत्य के साथ नहीं खड़े होना, ये एक बहुत बड़ी कमी मानता हूँ मैं हमारे समाज की, जिसके कारण पुलिस लगभग अकेली हो जाती है। और आपने देखा होगा कि शॉर्टकट्स फिर उसके लेने पड़ते हैं पुलिस को। किसी क्षेत्र में गुंडागर्दी हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा गुंडे हो जाते हैं तो लोग डरने लगते हैं और कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता। आपने पंजाब आतंकवाद का दौर देखा होगा। उस आतंकवाद के दौर में कोई नहीं लड़ा, जुडिशरी तक ने गिव अप कर दिया। उनमें भी डर था। तो जो फाइट करने वाला लास्ट में बचता है वो पुलिस है। और पुलिस में उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी समझ में आती है, तो वो शॉर्टकट्स, फिर इनकाउंटर्स, और उसके इनकाउंटर हमारा कानून में लिखा हुआ कोई ड्यूटी नहीं है,
लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए आप, पब्लिक इनकाउंटर से बड़ी खुश होती है, उसको लगता है ये क्रिमिनल को मार दिया गया शॉर्टकट में। क्योंकि हम नहीं कर पाए तो चलो पुलिस ने कर एग्जैक्टली दिया। तो और एक बहुत फेमस केस हुआ था हैदराबाद में, आपको याद होगा, एक बलात्कार का केस था, मर्डर का केस था। उस केस में जो एक्यूज था उसको एक ऑफिसर ने स्पॉट पे जाके गोली मार दी, और उसके बाद जब वो शहर में आया तो लोगों ने उस पर फूल बरसाए। पब्लिक इतना एक्लेम, पब्लिक ने उसके लिए जुलूस निकाल दिया पूरे शहर में कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। और आज वही पुलिस अधिकारी के खिलाफ कई कोर्ट्स ने ऑर्डर किया हुआ है कि मर्डर का मुकदमा कायम किया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी थिन लाइन भी है देखा जाए तो, कि इनकाउंटर्स होते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है, होता है, आप बताएंगे, कि जो ऑफिसर है अगर उसको प्रॉपर ऊपर से ऑर्डर्स फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन है, या वो जो एक्चुअल करना चाहता है वो नहीं करने दिया जा रहा है, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कई बार ये चीज़ें होती हैं, या सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट में ही ये इनकाउंटर्स होते हैं? नहीं, पब्लिक के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं होते। जब कोई एक रास्ता निकल आता है तो उसको जो करप्ट पुलिस ऑफिसर है कई बार वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। समाज एक एक सहयोगी के बतौर अगर पुलिस के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहे, या समाज का उसको सहयोग मिले, तो पुलिस कभी भी बहुत ज़्यादा गैर कानूनी काम नहीं करेगी। उसका उसका एक ओवरसाइट रहे। आप देखिए कई प्रदेशों की पुलिस में परंपरा है कि हर त्यौहार पर एक शांति समिति की बैठक होगी, वहाँ पर सभी नागरिक आमंत्रित होंगे, उनके सुझाव पर व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी और शांतिपूर्ण व्यवस्था निपट जाती है। कई जगहों पर, कई स्टेट्स पर ऐसा माहौल है कि सिटीजन और पुलिस के बीच में तनातनी है और वो बारबेड वायर से थाने घिरे हुए हैं। बस्तर का उदाहरण ले सकते हैं आप। बस्तर में जनता, सामान्य जनता और पुलिस के बीच अविश्वास का इतनी बड़ी खाई है कि डबल कंसंटीना वायर लगाने के बाद भी कोई नागरिक भी अगर थाने के पास से गुजर रहा है तो संतरी को डाउट होता है कि पता नहीं है हमारा सामान्य गांव वाला है, कहीं दुश्मन तो नहीं है। अब आपने बस्तर की बात छेड़ी है तो मैं ये चीज़ की बधाई तो आपको दूंगी कि आपके कार्यकाल में 30 मार्च 2026 को जो नक्सल को खात्मे की एक जो रखी गई थी एक मुहिम, वो पूरी हुई है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 40 साल में नक्सलियों को ख़त्म नहीं किया गया, तो ऐसी क्या रणनीति बनी जो इतनी जल्दी वो ख़त्म हुई? बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर बहुत संक्षेप में, क्योंकि नक्सलवाद का उन्मूलन एक बहुत लंबी श्रृंखला का परिणाम है। बहुत लोगों के एफर्ट्स लगे हैं उसमें, मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और बहुत लोगों की शहादतें उसमें लगी हुई हैं। तो मैं सबसे बड़ा रोल, सबसे प्रमुख रोल तो बस्तर के उन सुरक्षा बलों को दूंगा जिन्होंने अपनी जान उसके लिए गंवाई। और फिर राजनीतिक दृष्टि और इच्छा शक्ति, केंद्र सरकार का गाइडेंस और उनका बहुत संकल्प, क्लियर संकल्प कि हमको इसको इस टाइमलाइन पर पूरा करना है। तो और उसके उस संकल्प के कारण, उस निर्देश के कारण जितने भी एजेंसीज थी, सब ने बहुत समन्वित रूप में काम किया, और कहीं कोई किसी एजेंसी को ये होड़ कि नहीं हम क्रेडिट ले लें या मेरा वन अपमैनशिप हो जाए, ऐसा कोई नहीं। सब ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और जितने सुरक्षा बल बस्तर में थे, सभी लगभग केंद्रीय सुरक्षा बल के जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी हैं, उन सब का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व यहाँ पर भी है। यहाँ तक कि वायुसेना का जो एक कंपोनेंट जो रेस्क्यू का काम करता है, जो घायलों को निकालता है, उसकी भी बहुत अच्छी भूमिका रही। तो कुल मिलाकर केंद्र और राज्य के सुरक्षा बलों ने बहुत जो मेहनत से लड़ाई करी, साहस से लड़ाई करी वो, और उस पर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस और संकल्प, बार बार ये एहसास कि कोई पीछे है जो हम लोगों को सभी चीज़ों के लिए गाइड कर रहा है और समर्थन भी देगा। तो इससे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सामने आता है कि अगर सरकार चाहे और एकजुट हो जाए तो कोई भी क्राइम टिक नहीं सकता है। और अगर समाज में आज भी क्राइम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके पीछे की कहानी थोड़ी समझी जा सकती है। अगर हम बात करें करेकुट्टा जो पहाड़ी थी और बसव राजू भी मारा गया बुझमाड़ एनकाउंटर में, तो इनमें इनको कैसे ऑपरेशंस को आपने अंजाम दिया? क्योंकि अब तो ये ख़त्म हो गया है, तो आप, मुझे लगता है कि पब्लिकली इस रणनीति और इस
ऑपरेशन को आप डिस्क्लोज कर सकते हैं? करेगुट्टा का ऑपरेशन जो था वो आ, पुलिस बलों के लिए तो एक मानक और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अभियान था। और उसमें जितनी कठिनाई थी उस ऑपरेशन को चलाने में, वो जो लोग फील्ड में बहुत करीब से जुड़े थे वही उसको जानते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कहीं कोई जो ज़मीन जिस पर कोई कभी गया ही नहीं हो, 60 किलोमीटर और लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी पूरी पहाड़ी, कोई हमारे छत्तीसगढ़ का कोई सुरक्षा बल, कोई जवान उस पर गया नहीं कभी था नहीं अभी तक। गया। पूरी तरह से अनजान इलाका, और उस अनजान इलाके में 45 डिग्री का गर्मी, और उसमें जो रास्ते कोई नहीं थे, और जो भी सहज कोई जो नेचुरल आसान रास्ते थे उन सब पर आईडी लगे हुए थे। तो उनको जो चलना था वो रॉक्स को पकड़ के चढ़ना था ऊपर, और वो रॉक्स इतनी गर्म होती थी कि अगर उनको 1 मिनट के लिए भी होल्ड करना पड़े तो उंगली जल जाती थी। और पानी की उपलब्धता, पानी पीने के लिए भी बमुश्किलन हम लोग हेलीकॉप्टर से उनको देते थे। ओके। पीने के लिए पानी नहीं, नहाने के लिए ऊपर में कोई पानी की व्यवस्था नहीं, फोर्स को खाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो सारा भोजन पैक पे लेके। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जहाँ सुरक्षा बल थे वहाँ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी पॉसिबल नहीं थी। फिर कैसे कैसे हुआ ये? तो वो सब सिर्फ जवानों ने अपने बाहुबल पे उसको जीता है। और उसमें हमारे सभी कोबरा सीआरपीएफ का एक यूनिट जो स्पेशलाइज्ड है इसके लिए, कोबरा के जवान थे, डीआरजी के जवान थे, हमारे एसटीएफ थे, हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस की, इन लोगों के जवानों ने पहले मोर्चा संभाला और पहले जा करके एक एरिया को थोड़ा सा डोमिनेट करके क्लियर किया कि ताकि वहाँ हेलीकॉप्टर कम से कम इस हाइट तक आ सके और उस पर कोई फायरिंग ना हो। वहाँ पर हॉवर करते हुए हेलीकॉप्टर से पानी दिया गया उनको, और कभी कुछ फूड पैकेट्स दिए गए। तो ये शुरू का जो राशन था वो 2-3 दिन का जवान खुद लेके गए थे। तो पिट्ठू भी था, राइफल का वजन भी था, और उसके साथ इतने कठिन मुश्किल रास्ते पर चलना था। और ये साथ में ये खतरा था कि कहाँ पर आईडी फटेगी, साथ में केव्स थी उस पूरी कहाँ पहाड़ी छुपे में। हैं नक्सली तो गोलीबार? किस गुफा से किधर से फायर आएगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं। मतलब वो मान के चले थे या तो ऊपर जाएंगे या? बिल्कुल। तो बहुत साहसपूर्ण अभियान था, और लॉजिस्टिकली बहुत इंटेंसिव अभियान था, क्योंकि वहाँ पर उसमें उस एरिया में हमारा कोई बेस या हमारा कोई सिक्योर एरिया नहीं था। और इसलिए कितने बहुत, दिन लगे इसको अंजाम देने के लिए? आई थिंक 21 दिन ये पूरा ऑपरेशन चला। क्या मोटिवेट करता है? मतलब मुझे ये समझना है कि ये जो साइकोलॉजी होती है किसी भी पुलिस ऑफिसर की या जवान की, कि इतनी एडवर्स कंडीशन में भी क्या मोटिवेट करता है उनको कि वो इस चीज़ को अंजाम दें? बहुत सारी थ्योरीज हैं इसकी। देश के लिए लड़ना, अपने रेजिमेंट के लिए लड़ना, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ना, या किसी कॉज के लिए लड़ना, बहुत सारे सिद्ध। और हो सकता है कि कई लोगों के लिए चीज़ों में फ़र्क भी हो, कौन किसके लिए लड़ता है, लेकिन अभी तक का मान्य सिद्धांत ये है कि केवल रोजी रोटी के लिए कोई नहीं लड़ता। ये लड़ाई उससे ऊपर की है। जो बलिदान है, जो अंतिम बलिदान है, प्राणों का बलिदान है, वो केवल आजीविका के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है। और बलिदान को हमारे शास्त्रों में भी, धर्म में भी, और साहित्य में भी उसको ये माना गया है कि वो जो बलिदान प्राप्त करता है वो निश्चित तौर पर अपने अंतिम जगह पे पहुंचता है, जिसको हम स्वर्ग कह सकते हैं कुछ। तो हमारे सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि कॉज तो है ही, लेकिन कई बार अपने कॉमरेड के लिए लोग जान की बाजी, जो साथ में कॉमरेड मतलब जो बड़ी है, साथ में जिसको गोली लग गई मान लीजिए, तो अपने को खतरा होते हुए भी उसके बचाव के लिए वो कूद जाते हैं। जब लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने आगे हमारा ही जो साथी है उसको गोली लग गई तो हम पीछे बचाव हासिल करके वापस भाग सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रायः नहीं होता है, और हमारे जवान उसके लिए अपनी भी जानबाजी लगाते हैं। अभी आपको एक किस्सा केजी हिल का ही बताता हूँ। हमारा एक
जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसका जी। एक हेड कांस्टेबल था। हम्म, तो वो चल बॉम्ब डिस्पोजल करते हुए उसका पैर पड़ गया आईडी में और ब्लास्ट हो गया। हम्म, तो ब्लास्ट होने के बाद उस ब्लीड कर रहा है, उसको बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है, लेकिन वो बात क्या कह रहा है वो अपने साथियों से, अरे मैं घायल हो गया, आप तोला कौन बचाई, अब तुम लोगों को कौन बचाएगा, ये जो आईडी नहीं हाँ निकाल हाँ पाएगा हाँ। तो तुम लोगों को खतरा हो गया। ओ। तो ये जो टीम स्पिरिट है, ये हम्म, टीम के लिए काम करना, हमेशा घायल होने के बाद भी अपने टीम, अपने साथी जवानों के लिए सोचना, ये मुझे लगता है कि फोर्सेस की आत्मा है और इसी के आधार पर ये फोर्सेस जीत हासिल करते हैं। आपने इस पूरे ऑपरेशंस में नक्सलवाद का जो जड़ है उसको भी आपने बहुत क्लोज देखा होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे पॉडकास्ट में दो पुनर्वास नीति के तहत जिन लोगों ने सरेंडर किया है, रामदास मांझी और विकास करके, ये लोग सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स भी थे, ये लोग आए थे। तो जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि नक्सलवाद एक विचारधारा की लड़ाई है और हमने काफ़ी असमानता देखी है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पुलिस के अत्याचार देखे हैं और इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया था। और अगर अब सरकार हमको वापस पुनर्वास की गारंटी दे कर के बुला तो रही है, लेकिन अगर आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो हम दोबारा हथियार उठा सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो आप क्या सोचते हैं इस पे कि क्या एक्चुअल कारण क्या था और क्या सरकार इस बात की गारंटी दे रही है कि उनको पुनर्वास उनको करा के और वो फिर से उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे? इस पे भी एक्चुअली कुछ काम हो रहा है अभी? ये थ्योरी ही गलत है कि असमानता के कारण हथियार उठाए गए। अच्छा, तो फिर क्या थ्योरी बस्तर रही? में असमानता शून्य है। सरपंच भी उसी आर्थिक स्तर का है जितना उसके गांव का सामान्य आदमी। बस्तर में धन की और एसेट्स की असमानता पूरे देश से सबसे कम होगी। ओके। बस्तर का समाज बहुत लगभग इक्वल समाज है, इसलिए तो बस्तर में फिर नक्सलवाद का उदय होना ही नहीं चाहिए था। तो फिर इसलिए क्या कारण लगता ये है? सिद्धांत, ये रटी रटाए जो इन लोगों को कार्डर्स को सुबह शाम पढ़ाया जाता है और वो उनकी मार्क्स की किताबों से, लेनिन की किताबों से, जो लिटरेचर से शब्दावली उठाकर डाली जाती है, वो उनकी जुबान में चढ़ जाती है। उनको ये पता भी नहीं कि सामंतवाद क्या होता है या ब्राह्मणवाद क्या होता है या उपनिवेशवाद क्या होता है, लेकिन उनकी भाषा में आपको ये शब्द बहुत प्रायः कहते हुए मिलेंगे। असमानता सिखा दी गई। जो रामदेर या जिसका नाम आपने बताया, वो जिस गांव का है, जिस जगह का है, वो अपने पूरे गांव में उसका स्टेटस गांव में अनेक लोगों से बहुत अच्छा है। ओह। तो इसलिए ये कहना कि वो असमानता के कारण उसने हथियार उठाए, ये बिल्कुल या गलत है। जातिवाद? जातिवाद बस्तर में है नहीं। तो फिर क्या रीज़न लगता है आपको, अगर ये नक्सलियों का एक कहने का उनकी विचारधारा है, वो लोग इस बात को बोलते हैं? विचारधारा नक्सलियों की कुछ भी नहीं है। नक्सलियों ने जो ये बस्तर में जो घुसने की शुरुआत की थी, उनके जो बड़े स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने बस्तर को एक गुरिल्ला बेस के रूप में डेवलप किया था। ओके। गुरिल्ला बेस का मतलब ये कि गुरिल्ला को अगर आंध्र प्रदेश में संकट आए, वहाँ पर सरकार बहुत ज़्यादा दबाव करे, तो तो वो यहाँ से घटना भेजें। करने के बाद यहाँ पर छिप सकें। ओह। तो छिपाव के लिए सबसे अधिक अच्छी जगह उनके लिए ये बनी थी। धीरे 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 उन्होंने अपना इसको एक्शन का इलाका भी बना लिया। जब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ के, इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ छत्तीसगढ़ में भी एक्शन शुरू किया, तो उसके चक्कर में फिर ये लड़ाई शुरू हुई। और लास्ट में इसीलिए पीएलजीए बटालियन का जो हमारा बेस बचा हुआ था, वो केजी हिल और उसके नीचे एरिया, पीएलजीए ही उनकी ताकत बन गई थी। उसके पास चूँकि हथियार की ताकत ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा हथियार और फोर्सेस इकट्ठा कर लिए थे उन्होंने, तो कई बार बड़े सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर हमला कर लेते थे। और छत्तीसगढ़ में ऐसे काफ़ी हमले हुए और बहुत सारे सुरक्षा बलों की जान गई। लेकिन इसके पीछे कोई असमानता या कोई आर्थिक कारण हो, ये बिल्कुल गलत है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो गरीबी सरगुजा या जशपुर के इलाके में या इवन मेनलैंड में है, उससे कोई बहुत ज़्यादा गरीबी या असहायता बस्तर में नहीं है। बस्तर का आदिवासी, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो, उससे ये वो असमानता महसूस नहीं होती। वो कभी
धन के लिए हथियार उठा के नहीं जाएगा। और अब जो पुनर्वास नीति के तहत जिन लोगों को सरेंडर कराया जा रहा है, उनको किस तरीके से विस्थापित किया जा रहा है? पुनर्वास नीति के तहत जो लोग आ गए हैं, हमारे हथियार सरेंडर कर दिया है, तो हमारी एक नीति है, शासन की घोषित नीति है, और उसके आधार पर पहले जब सरेंडर करते हैं तो कुछ मिनिमम पैसे दिए जाते हैं उनको, कुछ बेसिक मिनिमम सामान अभी दे रहे हैं उनको, मोबाइल और टीवी वगैरह, प्लस उनको कुछ घर का प्रबंध करते हैं। शुरुआती दौर पर उनको कैंप में रख के और सुरक्षा भी देखते हैं उनकी, ताकि ऐसा नहीं कि वो सीधे घर चले जाएं। और उसके बाद फिर उनको जो भी स्किल उनमें संभावना है कि ये सीख सकते हैं, उसको स्किल सिखाते हैं। और स्किल सिखाने के दौरान 10,000 रुपये प्रतिमाह उनको स्टाइपेंड मिलता है 3 साल तक के लिए। तो इस दौरान वो कुछ न कुछ अपने पैर पर खड़े होने वाले लायक हो जाते हैं, और उसके बाद वो अपने गांव चले जाते हैं। तो आपने अब 34 साल के करियर में इतने उतार चढ़ाव देखे, इतने सारे इंसिडेंसेस देखे, कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंस आपको याद है कि 34 साल में एक दिन के लिए भी आप उस इंसिडेंस को नहीं भूल पाए हों? ऐसा कोई इंसिडेंस है जिसने आपकी सोचने के नज़रिए को बदल दिया हो? नज़रिया तो बदला नहीं, जो जैसे मैंने सर्विस ज्वाइन किया था, मैं अपने को इसीलिए मानता हूँ, मुझे कबीर की वो लाइन बहुत ज़्यादा मेरे जहन में रहती है कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया। तो ये जो वर्दी हमको जिस रूप में मिली थी, निष्कलंक, इसको हम वापस कर सकें, यही मेरा प्रयास रहा है। कलंक किसी प्रकार का नहीं लगे इस पर, यद्यपि ये खाकी है, इस पर कोई रंग चढ़ता नहीं, पर फिर भी कोशिश मैंने की है कि न्याय के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव बर्दाश्त न करूं, चाहे वो अपना व्यक्तिगत दबाव हो, व्यक्तिगत पर्सनालिटी का ही दबाव हो, कोई भावनात्मक तौर पर मैं अपने किसी बहुत सगे जुड़े हुए व्यक्ति के लिए कोई फेवर करूं, या उसको कानून की दृष्टि में कुछ गैर समानता वाला उसको प्रिविलेज दूं, ये मेरे लिए खास प्रिय विषय रहा है। दूसरा ये रहा है कि जब भी जहाँ भी किसी भर्ती प्रोसेसेस में रहा हूँ, वहाँ ये सुनिश्चित किया है कि वो पूरी तरह से पारदर्शी हो, ताकि डिज़र्विंग लोग इस सर्विस में आएँ। अगर उसकी एंट्री ही गलत होगी तो ये सर्विस पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि इस सर्विस की एंट्री बहुत ट्रांसपेरेंट हो और बहुत ईमानदारी से की जानी चाहिए। कोई घटना आपको याद हो जिसे आप कभी नहीं भूल पाते हो, या तो वो आपकी गलती से कोई घटना हुई, या उस घटना ने आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हो, या फिर आपने उस घटना से कुछ सीखा हो? जीरम घाटी का ही केस देखे, जब ये घटना हुई उसके बाद मुझे वहाँ भेजा गया था। जब स्पॉट पे मैं गया था तो वहाँ उस समय तक भी बहुत सारे चिथड़े, अवशेष, जूते, कपड़े, गाड़ियाँ ब्लास्ट की हुई, गोलियों के निशान, गोलियों के छर्रे सारे, ये सब उस स्पॉट पर मिले थे। और फिर वो जब कहानी जब नरेट की गई है, कैसे नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा के साथ जाति की, उनके शव के साथ में बहुत हिंसा की, तो ये सारी बातें दिमाग में हमेशा रहती हैं। और उनसे कैसे, कई बार ये समझ में नहीं आता कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं, उनको दंड देना एक तरीका है, लेकिन उनके दिमाग में घुस के अगर उसमें सोच हम बदल सकें तो वो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन वो चैलेंज थोड़ा सा मुश्किल है, अभी हम लोग उस रोल में नहीं हैं, बट समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बात समाज सुनता है। जैसे अब आजकल बहुत सारे बाबा लोग प्रवचन करने निकले हैं, उनकी बात समाज सुनता भी है, लेकिन वो पता नहीं क्यों इस तरह के मैसेजेस देने में पीछे क्यों रह जाते, जबकि हमारा पूरा शास्त्र, हमारा पूरा वाङ्मय जो भरा हुआ है वो सिर्फ शिक्षा देने के लिए। जितनी पौराणिक कथाएं हैं वो सब यही सिखाती हैं कि सन्मार्ग पर चलिए, अपराध मत करिए, लेकिन वो सारी जो संतों के मुंह से निकलती हैं उसमें सन्मार्ग और अच्छा मार्ग बताने की बजाय दुनिया भर के इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर बताई जाती हैं जो कर्मकांड से ज़्यादा हो।
तो हाँ, अगर सिटीजनरी, व्यक्ति हाँ, बदल जाएगा, उसकी मानसिकता बदल जाएगी तो अपराध अपने आप कम होने लगेंगे। सोच बदलने पर काम करना चाहिए हम्म, और उसके सिटीजनरी कैरेक्टर को बदलने का काम करना चाहिए। हम्म, नागरिक कर्तव्य जो देश के हैं, हम्म, अभी आप जैसे सड़क सुरक्षा एक मसला है। हम्म, सड़क सुरक्षा में जो ड्राइवर है हम्म, वही फॉल्ट करता है हमेशा, हम्म, और वो ड्राइवर का फॉल्ट ऐसा है कि ड्राइवर की मानसिकता क्या है वो इस पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा रोड रेज के केसेस आजकल बढ़ रहे हैं। रोड रेज में जो स्टीयरिंग के पीछे बैठा हुआ इम्पेशेंट, स्ट्रेस्ड और परेशान आदमी है, दूसरे फैक्टर्स हैं उसके दिमाग में काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई ट्रिगर करने के लिए कोई अगर आदमी टकरा गया तो उससे ही भिड़ के घटनाएं कर दे रहे हैं। तो समाज में जो सड़क है, जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं, वो इनसिक्योर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग थिंकिंग ऑफ द सिटीजन। और इसी के इसलिए कारण शायद ये ट्रैफिक का भी जो समस्या है ये भी इसका एक पार्ट कहा जा सकता है। बिल्कुल, अगर मन ट्रैफिक में रोड सेफ्टी जो गाड़ी चला रहा है वो अगर रेस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ी चलाएगा और अपनी ड्यूटी समझेगा कि उसका ये कर्तव्य है और ये रूल्स हैं उसके हिसाब से चलेगा, तो नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। छत्तीसगढ़ में अभी अभी महिला थाना की भी एक स्थापना की गई है, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाएं थाने में जा कर के पुरुषों के सामने अपनी समस्याओं को रखने में थोड़ा हिचकिचाती हैं। महिला थाना जो अभी किया गया है उसकी क्या सक्सेस रेट है? आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल है या और कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना यह है कि बहुत स्पेशलाइज्ड थाने बनते बनते जो मेन थाने का काम है कभी कभी वो रह जाता वो है। पीछे का चला जाता है। मैं ये मानता हूँ कि महिला को क्यों महिला थाना जाना है। आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ का जिला मुख्यालय कई बार जो अंतिम गांव है वो 100-150 किलोमीटर दूरी पर रहता है। तो अगर किसी महिला को अपनी बात कहनी है या अपने खिलाफ हो रहे जुर्म की रिपोर्ट करनी है तो महिला थाना की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए। हर थाने को उसकी शुरुआत सुनवाई करना चाहिए। महिला थाने का ये रोल ज़रूर है कि जो क्राइम के लेवल से पहले की जो चीज़ है जिसको काउंसलिंग, प्रिवेंटिव केयर जो है। केयर, इस तरह की चीज़ों के लिए महिला थाना अच्छा काम कर सकता है और कर रहा है कि ऐसे केसेस जो अभी जुर्म में कन्वर्ट नहीं हुए और उनको काउंसलिंग के जरिए रोका जा सकता है या समझाया जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं भी ऐसे, तो वहाँ पर ये थानों की बड़ी उपयोगिता है। आपके जो पूरे इस कॉन्वर्सेशन में, ऑल्दो मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आपकी बातचीत में जो एक गहराई और क्लैरिटी समझ में आती है, बट आज आपने कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे उठाए हैं। एक जो सबसे बड़ा युवाओं के लिए भी आपने कहा कि युवा अभी भी क्लियर नहीं है, कि क्लैरिटी उसके अंदर नहीं है। आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भले ही वो पुलिस में आए ना आए, कुछ भी करे, सबसे पहले एक अच्छा बेहतर इंसान बने, तो वो कैसे बने? ये तो अच्छा प्रश्न है पर बहुत व्यापक है। युवा के लिए सबसे आवश्यक है कि जीवन में कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। पर्पस ज़रूरी है लाइफ में। अब निरुद्देश्यता ये है कि लोगों ने सोचा कि रोजगार ही जीवन का उद्देश्य है। इस कारण से वो जो बेरोजगार है वो उद्देश्यहीन भी समझ रहा है अपने। होना ये चाहिए कि उद्देश्य और रोजगार में अंतर करना चाहिए। जीवन में हर केवल धन उत्पादन जो है वही अगर उद्देश्य हो जाएगा हमारा, और शायद आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा दोष यही है कि उसने धनोपार्जन को ही कुल जीवन का उद्देश्य बना दिया। अगर थोड़ा सा व्यापक विचार करें तो समाज में ऐसी बहुत सारे और चीज़ें भी उपलब्ध हैं जिनसे युवा अपने को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जोड़ सकता है और काम कर सकता है। समाज में हर कोई उत्पादक बने ऐसी आवश्यकता नहीं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में धान इतना पर्याप्त है कि और 2-3 स्टेट के लोगों को खिला सकता है। इसलिए हर कोई धान उगाए ऐसी आवश्यकता नहीं। लेकिन और सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट, सेवा के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, या किसी भी प्रकार के किसी भी कल्प से जोड़ करके अपनी एक जीवन की सुउद्देश्यता बनाते हुए अगर युवा उसके साथ जुड़ता है तो बहुत उसके अंदर सोच में परिवर्तन आ सकता है। और अगर आपको एक दिन के लिए आम नागरिक बना दिया जाए,
आप पुलिस के मुखिया नहीं हैं एक दिन के लिए तो आप पुलिस में क्या बदलाव करना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये कमी है पुलिस की और एक आम आदमी की नज़र से ये बदलाव होने चाहिए? पुलिस में मुखिया के बतौर भी मुझे बहुत सारी कमियां पता हैं। अच्छा और समस्या ये है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इतना रूटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, कि इसमें एक कोई परिवर्तन करके हम कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। क्या बदलाव आपको लगते हैं, क्या कमियाँ लगती हैं कि अभी जो सबसे सबसे बड़ा बदलाव अगर हम कोई लाना चाहें तो हम जो जिस प्रकार की मानसिकता से पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। वो अगर बदल जाए हुँ, तो संभवतः पुलिसकर्मियों में भी बदलाव आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिसकर्मी स्वयं में अपने चिंतन में बदलाव करें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं सर्विस की शुरुआत में जो लड़के आते हैं बहुत आदर्श से भरे होते हैं। हुँ, सब इंस्पेक्टर यंग आता है, सिपाही आता है, हुँ, लेकिन धीरे धीरे उसका आदर्श टूट जाता है। हुँ, और उस आदर्श टूटने के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है कि समाज उस पर थोड़ी सी आस्था और थोड़ा विश्वास और थोड़ा सा प्रशंसा का भाव रखने लगे। हुँ, कई बार हम जो फेल कर गया, जितना एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उस पर जो कांस्टेबल जो ट्रैफिक का ड्यूटी पर था, उसने कितने एक्सीडेंट अवॉइड कर दिए इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। हुँ। लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया तो हम उस पे उसका उँगली दोष मढ़ उठाते देते हैं, हैं। दोष करते हैं। पुलिस ने कितने जुर्म प्रिवेंट किए, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास हो नहीं सकता। हुँ, लेकिन कितना जुर्म कमिट हो गया, उस पर लोगों की नज़रें उठती हैं कि पुलिस इसको रोक नहीं पाई। हुँ। ये तो समाज की आपने बात कही। आपको हुँ, लगता है कि सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है? वो भी एक बहुत बड़ा डार्क एरिया है अगर हम कहें इस बिल्कुल, ऑर्गेनाइज़ेशन के बिल्कुल। लिए? ऑफ लेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन पुलिस का उपयोग न्याय एजेंसी के तौर पर अगर हम करना शुरू करें और केवल चौकीदार नहीं समझें उसको, हुँ, हुँ, और जिस दिन वो न्याय तरीके से सही तरीके से देने लगे तो समाज भी उसके साथ अपने को जोड़ने लगेगा। हुँ। हम चाहते हैं कि न्याय हमारे तरीके से हो। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन एक और बात देखी जाती है पुलिस की जो सर्विसेज़ हैं, इसमें करप्शन बहुत है। हुँ। तो ये करप्शन का क्या कि आज आपको अगर एक एफआईआर भी लिखवाने किसी को जानी है गरीब व्यक्ति को, तो वहाँ पर भी थाने पर वो एफआईआर लिखने के भी पैसे माँगे जाते हैं। तो इतने जो छोटे-छोटे लेवल पर भी जो करप्शन है, उसकी क्या वजह लगती है आपको? क्या प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है या और क्या कारण है? नहीं, करप्शन जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिक तो पुलिस है। अभी भी मैं मानता हूँ कि पुलिस में बहुत बड़ा परसेंटेज ईमानदार अधिकारियों का है। हुँ, 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 करप्शन जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर पाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी पुलिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल है। ये जब इसको कंसेप्चुअलाइज़ किया गया था, हुँ, हुँ, तभी ये माना गया था कि ये करप्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ओके। और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि जब उसकी इनिशियल रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, हुँ, तो इन्होंने कहा, जो अंग्रेज़ों का कंसेप्ट था पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, हुँ, उसमें जो एसपी होता था उसको बहुत ज़्यादा सुविधा और पैसे और वो दिया जाता था। उसका सैलरी जो है बहुत हाई था। हुँ, 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 कांस्टेबलरी का सैलरी बहुत लो था। हुँ, हुँ, और वो पूछा गया कि क्यों ऐसा किया गया, हुँ, हुँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि पुलिस कांस्टेबल जो है वो इस बहाने पूरे इलाके में जाएगा, जो भी इल्लीगल एक्टिविटी है उसको टच करेगा, भले उसमें से पैसा ले लेगा, लेकिन उस पे उसकी नज़र रहेगी और वो देखता ओह! रहेगा। तो उनका पर्पस था, छोटे करप्शन से देशी आदमी परेशान होगा, जो देश का आदमी है उससे उनको हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ऊपर बैठा आदमी है, जो एसपी है, वो ब्रिटिश राज के लिए महत्वपूर्ण है। तो हुँ, ब्रिटिश राज का कोई इंटरेस्ट कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, हुँ, ये उनके लिए पर्याप्त था। हुँ, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से बहुत सारे नेशनल पुलिस कमीशंस आए, हुँ, और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, कांस्टेबलरी की सैलरी और उनकी सुविधाएं बढ़नी चाहिए। हुँ, हुँ, तो कांस्टेबल्स की सैलरी उस हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से आज काफ़ी बेहतर है। हुँ, हुँ, इसलिए करप्शन एज़ सच कोई उनकी आर्थिक मजबूरी नहीं है। हुँ। कई ये बार ये इंडिविजुअल चॉइस है। इंडिविजुअल चॉइस है। अब आपको लगता है कि जब छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में आपने अपनी कुर्सी सँभाली है, तो अब छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में
हम किस तरह के सुखद बदलाव को देखेंगे? नहीं, बहुत सारे काम जो हैं अभी करने को छत्तीसगढ़ में सामने दिख रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो फील्ड है वो ये कि पुलिस को जवाबदेह बनाना। और पुलिस जवाबदेह होगी तो उसका समाज से जुड़ाव होगा। मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा एफर्ट पुलिस को ये करना चाहिए, और उसी के एफर्ट के रूप में हम चाहते हैं कि कांस्टेबल्स थाने में लिमिटेड बैठ करके और केवल रिपोर्ट आने पर कार्रवाई ना करे, उसका एक्सेस टू पब्लिक, तो उसमें एक बीट सिस्टम है। बीट का सिस्टम बहुत पुराना है। ओके, क्या उसमें है ये हर सिस्टम? हर मोहल्ला, हर जो गांव है, उसका एक कोई नोटिफाइड नॉन कांस्टेबल या अच्छा, ओके। पुलिस का आदमी हो, वो वहाँ जा करके उनकी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके बारे में जानकारियाँ वो सब रखते रहे। तो उस बीट का उसके पास में न केवल इन्फॉर्मेशन है बल्कि उसका विश्वास भी प्राप्त करता है, उससे लोगों की वाकफियत हो जाती है। ये ब्रिटिश लंदन को सिस्टम है मेट पुलिस का, उसका बहुत टेस्टेड फार्मूला है। तो उसमें जो उनका एक बॉबी होता है, वो अपने एक मोहल्ले में उनके उसको सभी लोग जानते हैं, पुलिस से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा वो उसको बताएंगे, वो फिर कोऑर्डिनेट करके उनके सारे इश्यूज रिजॉल्व करा देता है। हम उसकी परिकल्पना कर सकते हैं, हमारा एरिया बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये शहर में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जो बहुत क्राइम प्रोन हैं, विशेष तौर पे ये राजधानी रायपुर में। तो मैंने यहाँ के पुलिस आयुक्त को भी कहा है कि जो बच्चे डेस्टिट्यूट हैं, जो न पढ़ाई कर रहे हैं न कुछ, उनके घर में कोई आश्रय है, उनको माँ बाप भी चले जा रहे हैं, उनको देख रेख करने वाले नहीं, ऐसे बच्चों को किसी न किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में अगर हम जोड़ सकें, तो यूनिसेफ की मदद से वो कुछ कर रहे हैं, अगर हम ऐसा क्रिएटिव काम हर मोहल्ले में और गांव स्तर तक बढ़ा सकें कि पुलिस को छोटे मोहल्ले से, बीट से जोड़ सकें, और उन लोगों को एक कनेक्टिंग ऑफिसर मिल जाए कि वो पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उसको क्लियरली बता सकें, उस कांस्टेबल में ये हिम्मत हो कि वो अगर सीनियर ऑफिसर जाए तो किसी के भी घर में बैठ के चाय पिला सके उसको। तो ये एक मेरा सपना है, अगर ऐसा हो पाया तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी अविश्वास काफ़ी है, और उस अविश्वास का कारण केवल पुलिसकर्मी की गलती नहीं है, उसमें समाज की भी बहुत सारी सोच की अपेक्षाएं हैं, उससे पुलिस से अपेक्षा। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे कहने पे FIR हो जाए और मैं जैसा बोलूँ वैसा केस में हो जाए, तो वो एक दलाल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए वो सब देखते हुए भी अंत में पुलिस को कम्युनिटी के पास जाना और कम्युनिटी का सपोर्ट रिसीव करना, एक ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा, आपने देखा होगा रोड कंडीशंस, रोड सेफ्टी वगैरह हमारी काफ़ी ख़राब है। लोग रोड एक्सीडेंट में बेइंतहा मर जा रहे हैं। जो पिकअप गाड़ियां हैं गांव में, ट्रैक्टर्स हैं, नए मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो कि अभी मोटरसाइकिल कहीं से उनको मिल गई और वो सीधा मोटरसाइकिल चालन आता नहीं है, उसकी सेफ्टी की बातें पता नहीं है और सीधा हाईवे पे आ जाते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट उसके शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कहा कि गांव में अवेयरनेस, गांव में थोड़ा व्हीकल का जितना है सेंसस कर लें, उनके लोगों को बात करें, उनको बताएं कि भाई ये प्रिकॉशंस लेने हैं। शादी ब्याह में आप जाते हो तो जो ड्राइवर है उसको शराब मत पीने दो, वो भी उसी बाराती का हिस्सा हो जाता है, वो भी शराब पीता है और वापसी में प्रायः रोड एक्सीडेंट में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक लाइफ को और उसकी डे टू डे सिक्योरिटी को प्रभावित करती हैं। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स सोच करके करते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, तो बहुत नॉन पुलिसिंग टेक्निक्स हैं। दूसरा, थाना की वर्किंग में कोशिश कर रहे हैं कुछ, उसमें जो सुनवाई सुनिश्चित करने का जो तरीका है कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी सुनवाई ना हो करके बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, या उसका मेडिकल करा लिया, वो मेडिकल रिपोर्ट दबा दिया, उसमें केस दर्ज नहीं किया। इन सब का सुपरविज़न बेहतर करने के लिए जो बीच की कड़ी है, SHO से ऊपर की जो SDOP रैंक की कड़ी है, उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। IGs को कहा गया है कि वो उन पर ज़्यादा सुपरविज़न करें ताकि वो जा करके थाना स्तर पर प्रतिदिन इस तरह की गतिविधियां देखें, और ये करने से जब क्लोज सुपरविज़न बेहतर होगा तो थाने की वर्किंग इम्प्रूव होगी।
बहुत शुभकामनाएं हैं और सुन के बहुत अच्छा लगा कि और ये भी जाना कि पुलिस अपने काम के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है, जो कि पुलिस का काम नहीं होना चाहिए। जो आपने बिल्कुल कहा कि समाज की भी अगर भागीदारी हो तो पुलिस अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकती है। तो हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं आपको कि आपने जो जो सोचा है छत्तीसगढ़ को और बेहतर बनाने के लिए आप उनको सबको शामिल कर पाएँ और छत्तीसगढ़ ऑलरेडी वैसे बहुत ही शांत स्टेट है बट और शांति और सुरक्षित रहे। और आप हमारे लिए आए यहाँ समय निकाल के, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति, आपने बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जिनके उत्तर मैंने सोचे नहीं थे, तो यहाँ बैठे बैठे ही सोच करके उनके उत्तर दिए, नहीं नहीं तो मुझे बिल्कुल। इनसे भी को बहुत दिशा मिलेगी आगे। जी और जो सवाल एक पब्लिक के हो सकते हैं जी उनके क्या समाधान होने चाहिए, वो बहुत सारे इंसाइट्स भी मुझे मिले। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन से हमने ये समझा कि शांति और सुरक्षा समाज में अपने आप नहीं आ सकती। ये शुरू होती है एक इंसान के अंदर से। तो हम सभी को ये कोशिश करनी होगी कि हम अपनी सोच को बदलें, अपने आप को समझें और अपने आप से जुड़ें। क्योंकि जब हम अपने आप से जुड़ेंगे तभी हम अपने आसपास की दुनिया को सुरक्षित और शांत बना पाएंगे। पुलिस तो हालांकि अपना काम कर ही रही है कि देश और समाज को सुरक्षित करने के लिए और सुरक्षा देने के लिए, लेकिन जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो हमें पूरी करनी चाहिए। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय। और साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।